वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का जो सेशन है ये 14 जनवरी के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है और आज जो है पार्ट 2 में भी हम लोग नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका कवर करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो आइए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो रिसेंट न्यूज़ में क्या है कि रिसेंटली इंडिया एंड द यूके हैव लॉन्च्ड द फॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और यूके ने एक फॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लॉन्च किया है। नेगोशिएशन दैट बोथ कंट्रीज इनविजेज कंक्लूडिंग बाय द एंड ऑफ 2022 के एंड तक इसे कंक्लूड किया जाएगा। Until then, both countries are contemplating an interim free trade area। एक इंटरिम फ्री ट्रेड एरिया होगा, एक कुछ सीमित फ्री ट्रेड एरिया होगा विच विल रिजल्ट इन रिड्यूसिंग टैरिफ, जहाँ पे टैरिफ को रिड्यूस किया जाएगा ऑन मोस्ट ऑफ द आइटम्स। बहुत सारे आइटम जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं या इंपोर्ट किए जाते हैं जो उसमें टैरिफ लगता है उसके अमाउंट को रिड्यूस किया जाएगा ताकि एक इंटरिम फ्री ट्रेड एरिया इंडिया और यूके के बीच में बन सके। ठीक है, तो कुछ ये मैप में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है यूके। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं अबाउट द एग्रीमेंट। बोथ द कंट्रीज एग्रीड टू एन अर्ली हार्वेस्ट स्कीम और ए लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट टू लोअर टैरिफ्स। दोनों कंट्री ने एग्री किया कि कुछ हार्वेस्ट स्कीम, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम और लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट में हम लोअर टैरिफ में करेंगे ऑन ए स्मॉल सेट ऑफ गुड्स अपार्ट फ्रॉम ईजिंग रूल्स फॉर सेलेक्टेड सर्विसेज। कुछ सेलेक्टेड सर्विसेज को छोड़कर। फर्दर दे एग्रीड टू अवॉइड सेंसिटिव इश्यूज। कुछ सेंसिटिव इश्यूज को वो अवॉइड करेंगे और फोकस करेंगे ऑन एरियाज वेयर देयर इज मोर कॉम्प्लेमेंटरिटी। ठीक है, द एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर्स आर कंसिडर्ड सेंसिटिव सेक्टर्स फॉर इंडिया इन ट्रेड टॉक्स। जो डेयरी सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है इसे सेंसिटिव सेक्टर में कंसिडर किया जाता है इंडिया के ट्रेड टॉक्स में। ऑल्सो ए टारगेट ऑफ डबलिंग द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द यूके बाय 2030। और ये एक सेट किया गया है कि ट्रेड जो बिटवीन इंडिया और यूके में है उसे 2030 तक उसे डबल करना है, डबल करने का टारगेट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि इट इज़ अ पैक्ट बिटवीन टू और मोर नेशन टू रिड्यूस बैरियर्स टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमॉन्ग देम। ठीक है, अंडर ए फ्री ट्रेड पॉलिसी गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बाउट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स विथ लिटिल और नो गवर्नमेंट टैरिफ्स, कोटास, सब्सिडीज और prohibitions to inhibit their exchange. The concept of free trade is the opposite of trade protectionism and economic isolationism. Free trade agreements can be categorized as preferential trade agreement, comprehensive economic cooperation agreement, comprehensive economic partnership agreement. ठीक है, इंडिया यूके ट्रेड रिलेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इंडिया एंड द यूके आर वेरिएंट democracies with a partnership built on our shared history and rich culture. The diverse Indian diaspora in the UK, which acts as a living bridge, adds further dynamism to the relations between the two countries. The UK is one of the largest investors in India among the G20 countries. G20 countries में जो UK है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंस है ऑफ FTA बिटवीन इंडिया एंड यूके। तो इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, जैसे कि जॉब क्रिएटिंग सेक्टर सच एज टेक्सटाइल, लेदर गुड्स एंड फुटवेयर में। इंडिया इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर ए क्वांटम जंप इन द एक्सपोर्ट मैरीन प्रोडक्ट्स थ्रू द रिकॉग्निशन ऑफ 56 मैरीन यूनिट्स इन इंडिया। Mutual recognition agreement on pharma could provide additional market access. Take clarity on service trade. The FTA is expected to provide certainty, predictability, and transparency, and will create a more liable, facilitative, and competitive services regime. There is also great potential for increasing exports in service sectors like ITs, ITES, nursing, education, healthcare, including IOS and audiovisual services. Visa restrictions have been a key success for India to boost
boost services trade, exit from RCEP, RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील, इन नवंबर 2019 से ये आउट अलग हो गया। साथ ही कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है, कुछ एसोसिएटेड चैलेंजेस भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट है, देखो WTO चैलेंजेस को मैं डिस्कस कर देता हूँ कि इंटरिम FTA डू नॉट ग्रेजुएट इनटू फुल FTAs कैन ऑल्सो बी फेस चैलेंजेस फ्रॉम अदर कंट्रीज एट WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द WTO रूल्स ओनली परमिट मेंबर्स टू गिव प्रेफरेंशियल टर्म्स टू अदर कंट्रीज इफ they have bilateral agreements that cover substantially all the trade between them। कुछ वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड FTA विद द UK हैज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन इनहांसिंग द ट्रेड वॉल्यूम ऑफ द कंट्री। However, according to policy makers, FTAs signed by India with the UK have not brought expected tangible benefits, and the contrary have hurt the country's manufacturing sector due to liable rules of origin. Therefore, there is a need for a detailed assessment of FTAs in terms of goods, services, and investments flows by all the stakeholders involved। ठीक है, तो आई होप ये जो टॉपिक है काफ़ी लेंथी टॉपिक था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इंडिया UK का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। कुछ प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हो जाते हैं, जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, G20 कंट्रीज़ क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील क्या है, या WTO क्या है। कुछ मेन से भी रिलेटेड हो जाता है, जैसे इंडिया UK का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सप्लेन करो, इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या है, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट। आसाम मेघालय का बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है, तो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट एक आर्टिकल है, आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटर स्टेट जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो क्या है, कुछ एंड इशूज रिलेटेड वे अहेड। तो क्या न्यूज़ में देख लेते हैं कि मेघालय 50th स्टेटहुड डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 21 जनवरी को, तो द होम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू सील द फाइनल एग्रीमेंट टू एंड द डिस्प्यूट इन 6 एरियाज ऑफ द आसाम मेघालय बाउंड्री। फाइनल एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं ताकि जो डिस्प्यूट है 6 एरिया को लेकर आसाम मेघालय बाउंड्री में, उसको ख़त्म किया जा सके। ये है आसाम और ये है मेघालय। ये बोको और लांगपिया जो है ये डिस्प्यूट का कारण बना हुआ होता है। क्या की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो आसाम एंड मेघालय जो शेयर करता है 885 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। एज ऑफ नाउ देयर आर 12 पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट अलोंग देयर बॉर्डर्स में कुछ 12 ऐसे पॉइंट है जहां डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ठीक है, ये मैप पे ध्यान दीजिएगा। द आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट जो है आर द अपर्स ऑफ अपर ताराबाई, गजंग रिजर्व फॉरेस्ट, हमीम, लांगपी, बोरद्वार, बोकलापारा, नोंगवा, मातामूर, खानानपारा, पिलंगखाटा, इसी तरह के नाम होते हैं। ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, खंदूली, रेताचेरा, इस तरह यहाँ पे डिस्प्यूट इन जगहों को लेकर है। मेघालय वाज क्रेव्ड आउट ऑफ आसाम अंडर द आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1971 का था, उससे मेघालय अलग हो गया था, और ए लॉ दैट इज चैलेंज लीडिंग टू डिस्प्यूट। मेजर पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन क्या है कि मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन आसाम एंड मेघालय जो है वो डिस्ट्रिक्ट लांगपिया इन वेस्ट गारो हिल्स में जो है उसको लेकर है, जो बॉर्डरिंग द कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में ये पड़ता है। लांगपिया वाज द पार्ट ऑफ द कामरूप डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इट बिकेम द पार्ट ऑफ द गारो हिल्स एंड मेघालय। Assam considers it to be a part of Mikir Hills in Assam. Meghalaya has questioned Block 1 and Block 2 of the Mikir Hills, now Karbi Anglong region being part of Assam. Meghalaya says these were part of erstwhile United Khasi and Jaintia Hills district. कुछ इफोर्ट्स किए गए हैं। तो रिजॉल्व डिस्प्यूट क्या है कि बोथ आसाम एंड मेघालय हैव कंसिडर्ड बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमिटीज। It has been decided to set up 2 regional committees to resolve the border disputes in a phased manner, and 5 aspects will be considered while resolving the
They are historical facts, ethnicity, administrative convenience, mood and sentiments of the people considered, and the contiguity of the land. 6 cities are considered in the first phase. These are Tarabai, Gijang, Hamim, Baklapada, Khanapara, Piling Khata and Ratachera. और these disputes areas जो है पार्ट है वो इन सभी का पार्ट है जो आसाम साइड में पड़ता है, और वेस्ट खासी हिल्स, रिबोक डिस्ट्रिक्ट्स एंड ईस्ट जैंतिया हिल्स ऑन मेघालय साइड। आसाम एंड बॉर्डर इशू जो है वो देख लेते हैं कि द आसाम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वेयर लार्जली कार्व्ड आउट ऑफ आसाम विच हैज बॉर्डर डिस्प्यूट विद सेवरल स्टेट। आसाम बॉर्डर डिस्प्यूट विद अरुणाचल प्रदेश के साथ भी है, नागालैंड के साथ भी है, जो कि पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। आसाम बॉर्डर डिस्प्यूट जो मिजोरम के साथ भी, जो करेंटली इन द फेज ऑफ रिजोल्यूशन थ्रू नेगोशिएशन के द्वारा ये हुआ। अदर बॉर्डर डिस्प्यूट जो है डिफरेंट स्टेट्स के साथ भी है, जैसे कि बेलागावी बॉर्डर डिस्प्यूट जो कर्नाटका और महाराष्ट्र के साथ है, और उड़ीसा बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। तो बहुत सारे ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया में और भी चल रहे हैं। वे फॉरवर्ड देखें तो बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट कैन बी सेटल्ड बाय यूजिंग सैटेलाइट मैपिंग ऑफ द एक्चुअल बॉर्डर लोकेशन से, इसके द्वारा किया जा सकता है डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन। रिवाइविंग द इंटर स्टेट काउंसिल कैन बी एन ऑप्शन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द इंटर स्टेट डिस्प्यूट। ठीक है। आर्टिकल 263 अंडर द आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है द इंटर स्टेट काउंसिल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्वायरी एंड एडवाइज ऑन डिस्प्यूट्स, discuss subjects common to all states and make recommendations for better policy coordination. Similarly, zonal councils need to be revived to discuss the matters of common concern to states in each zone, matters related to social and economic planning, border dispute, interstate transport, etc. India is the epitome of unity in diversity. However, in order to strengthen this unity furthermore, both the center and state governments need to imbibe the ethos of cooperative federalism. ठीक है। तो ये था बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड पूरे बैकग्राउंड के साथ मैंने इसे समझाया है। आई होप आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट आपको क्लियर हुआ होगा। और आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। फिशरीज से भी स्टार्टअप किया जा सकता है, लेकिन ये ग्रैंड चैलेंज बना हुआ है। क्या है देख लेते हैं क्या न्यूज़ में। तो रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन एसोसिएशन विथ स्टार्टअप इन इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इनोग्रेटेड द फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। ये स्टार्टअप एक इनोग्रेशन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। क्या की पॉइंट्स है देख लेते हैं अबाउट। तो द चैलेंज हैज बीन लॉन्च्ड विथ एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू स्टार्टअप्स विद इन द कंट्री टू शोकेस देयर इनोवेशन सॉल्यूशन विद देयर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर, यानी फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर के साथ कुछ इनोवेशन करके कुछ सॉल्यूशन निकाल के इंडिया में जो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का ये ऑब्जेक्टिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ठीक है। जो ये द सॉल्यूशन शुड बी डिवाइज्ड फॉर रिजॉल्विंग इशूज अक्रॉस द फिशरीज वैल्यू चेन फॉर इंक्रीजिंग एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द करेंट नेशनल एवरेज ऑफ 3 tons to 5 tons per hectare, doubling exports earning and reducing post-harvest losses from 25% to 10%. The challenge is expected to foster startup culture within the sector and to establish a strong foundation of the entrepreneurial model. The Department of Fisheries has earmarked funds to the tune of rupees 3.44 crore for the challenge. रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या है कुछ देख लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ड्यूरिंग 2018-19 में से किया गया था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी इसके साथ साथ चल रहा है। इसका एम क्या है कि 2024-25 तक फिश प्रोडक्शन को 22 टन मिलियन तक पहुंचाना और क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ 55 लाख पीपल के लिए। एक ब्लू रिवॉल्यूशन चला था जिसका फोकस था ऑन क्रिएटिंग इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट करने का और मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द फिशर्स एंड फिश फार्म्स। एक्सटेंशन अगर देखें तो किसान क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी दिया गया टू फिशर्स एंड फिशरमैन टू हेल्प देम इन मीटिंग देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। एक मैरीन प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट
ये जो है नोडल कोऑर्डिनेटिंग स्टेट ओन्ड एजेंसी जो एंगेज्ड है फिशरी प्रोडक्शन और एलिड एक्टिविटीज के लिए। मैरीन फिशर्स बिल भी एक पास किया गया था जो कि अंडर था मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अंदर, टू फिश इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक सीवीड पार्क है, एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क है तमिलनाडु में, वुड बी द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन फॉर क्वालिटी सीवीड बेस्ड प्रोडक्ट्स डेवलप्ड ऑन ए हब एंड स्पोक मॉडल। कुछ सिग्निफिकेंट हम लोग देख लेते हैं ऑफ द फिशरीज सेक्टर का, कि एक plays a vital role in economic and overall development of the country. सनराइज सेक्टर को अगर हम लोग देखें तो द फिशरी सेक्टर इज पोइज्ड टू ब्रिंग ए इमेंस पोटेंशियल थ्रू इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश जो है वर्ल्ड में है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिश का पूरे वर्ल्ड में। 7.7% ऑफ द ग्लोबल फिश जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही होता है। इंडिया इज द सेकंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फिश थ्रू एक्वा कल्चर इन द वर्ल्ड, और फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिश का इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये बता दिए। Currently, this sector provides livelihood to more than 2.8 crore people को livelihood दे रहा है within the country. Nevertheless, this is a sector with untapped potential. The Economic Survey of India के अनुसार 2019-20 में एस्टिमेट लगाया गया था only 58% of the country's inland potential has been tapped so far. Unrealized potential भी है, ठीक है, कि ये ऑफर करता है वेरिड अपॉर्चुनिटीज फॉर ब्रिंगिंग इन स्केलेबल बिजनेस सॉल्यूशन एंड मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ द फिशरमैन एंड फिशर फैमिली फार्मर्स। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है अमंग्स द प्राइमरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर में। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आर रिक्वायर्ड फॉर इनहांसिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द फिशर्स वैल्यू चेन। तो आई होप ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, किस तरह से सेटअप करने की कोशिश की जा रही है इस सेक्टर में और किस तरह से और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि और ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है सोलर वेस्ट। सोलर वेस्ट क्या है, क्या न्यूज़ में है, देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया कुड जनरेट ओवर 34,600 टन ऑफ क्यूमुलेटिव सोलर वेस्ट इन इंडिया बाय 2030। ठीक है, 2030 तक करीब 34,600 टन का क्यूमुलेटिव सोलर वेस्ट जो है ये जनरेट कर देगा इंडिया। इंडिया डज नॉट हैव ए सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, इंडिया के पास कोई सोलर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है, बट इट डज हैव एम्बिशियस सोलर पावर इंस्टॉलेशन टारगेट। ठीक है, NFEFI is an umbrella organization for all solar energy stakeholders of India, which works in the area of policy advocacy and is a national platform for addressing all issues connected with solar energy growth in India. कुछ की पॉइंट्स हम लोग ये भी देख लेते हैं कि सोलर वेस्ट आर द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटेड बाय डिस्कार्डेड सोलर पैनल्स, they are sold as a scrap in the country. It can increases by at least 4-5 fold by the next decade. India should focus its attention on drafting comprehensive rules to deal with solar वेस्ट, यानी सोलर वेस्ट से किस तरह से डील करना है ये इंडिया को अभी से प्लान करना चाहिए ताकि उसका मैनेजमेंट किया जा सके। एक रिपोर्ट क्या है कि इट इज लाइकली दैट इंडिया विल बी फेस्ड विद सोलर वेस्ट प्रॉब्लम्स बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड एंड सोलर वेस्ट विल एंड अप बीइंग द मोस्ट prevalent form of waste in landfills soon. Solar panels have a life of 20 to 25 years, so the problem of waste seems distant. While photovoltaics generates only about 3% of global electricity, they consume 40% of the world tellurium, 15% of the world silver, a substantial chunk of semiconductor grade quartz and lesser but still significant amounts of indium, zinc, tin and the market value of raw materials recovered from solar panels could be reached under $450 million by 2030. Recoverable materials might suppress $15 billion by 2050, which would be enough to power 630 gigawatt with 2 billion solar panels. ठीक है, ग्लोबली इट इज एक्सपेक्टेड दैट एंड ऑफ लाइफ ऑफ सोलर पैनल्स विल ड्राइव द सोलर पैनल रिसाइकलिंग बिजनेसेस इन द नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स। अदर कंट्रीज हैंडलिंग सोलर वेस्ट जो है यूरोपियन यूनियन भी है जो सोलर वेस्ट को हैंडल करता है। ठीक है, द वेस्ट इलेक्ट्रिकली एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट
Directive of the EU European Union imposes responsibility for the disposal of waste on the manufacturing or distributors who introduce or reinstall such equipments for the first time. पीवी यानी फोटो वॉल्केनिक मैन्युफैक्चरर्स सोली रिस्पॉन्सिबल है इस कोलिजन के लिए और हैंडलिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ मॉड्यूल्स के लिए एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव। ठीक है, यूके के पास भी अदर हैंडलिंग वो करता है, जैसे इंडस्ट्री मैनेज्ड टेक बैक एंड रिसाइकल स्कीम है उनके पास। नीड टू रजिस्टर एंड सबमिट डेटा रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, यूएसए के पास भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, जापान और साउथ कोरिया के पास भी मैनेजमेंट है उसके पास इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए। रिकमेंडेशन कुछ दिया गया है। स्ट्रॉन्ग ई वेस्ट और रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट लॉज है EPR फॉर द मैन्युफैक्चरर्स एंड डेवलपर्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंड ऑफ लाइफ द सोलर पैनल। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एनर्जी एंड वेस्ट सेक्टर टू एफिशिएंटली हैंडल द रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिस्पोजेबल एंड रिसाइकलिंग की ज़रूरत है। बैन ऑन लैंडफिल्स जो किया जाता है इन्वेस्ट से उसको बैन करने की ज़रूरत है। कुछ बिजनेस इंसेंटिव्स लेने की ज़रूरत है, न्यू बिजनेस मॉडल को अपनाने की ज़रूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है ताकि किस तरह से वेस्ट का मैनेजमेंट हो सके वो देखा जा सके। कुछ रिलेटेड इंडियन इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे ड्राफ्ट EPR नोटिफिकेशन, प्लास्टिक पैकिंग वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल्स लाए गए हैं रूल्स 2021 के। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाए गए हैं 2016 के। ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल लाए गए हैं 2018 के। साथ ही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है इसको देखने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है कथक। एक डांस फॉर्म है कथक, ये न्यूज़ में है, देख लेते हैं। रिसेंटली द फेमस कथक डांसर जो है पंडित मुन्ना शुक्ला की इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो इसलिए ये कथक न्यूज़ में है अभी। तो हिज मोस्ट नोटेड वर्क्स इंक्लूडिंग द डांस ड्रामा शान ए मुगल, इंदर सभा, आमेर खुसरो, अंग मुक्ति, अन्वेषा भाका, तारतक, तो इन सगा के एंड मेनी अदर्स इनका ये काम रहा है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ऑफ डांस में, इनको अवार्ड दिया गया है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2006, साहित्य कला परिषद अवार्ड 2003 एंड सरस्वती सम्मान 2011 में इन्हें दिया गया है। ये देखिए, ये जो है कथक का डांस इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आई का भी एक्सप्रेशन होता है, कुछ पर्शियन इन्फ्लुएंस होता है, ड्रेस का भी एक ड्रेसअप होता है, साथ ही साथ इस तरह से ये घुंघरू भी पहना जाता है उनके डांस फॉर्म में, और हाथ का भी कुछ इस तरह से उनको एक्टिविटी करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ की पॉइंट से देख लेते हैं अबाउट कि द वर्ड कथक जो है डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कथा विच मीन्स अ स्टोरी। ठीक है, जो कि इस डांस के फॉर्म से एक स्टोरी बताई जाने का प्रयास किया जाता है। इट इज प्राइमली परफॉर्म्ड इन द नॉर्थ इंडिया। इट वाज प्राइमली ए टेम्पल और विलेज परफॉर्मेंस। ठीक है, जो वेयर इन द डांसर्स नरेटेड स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। इट इज वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। इवोल्यूशन हुआ है, कथक began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th centuries with the spread of the भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के साथ ये और ज़्यादा स्प्रेड हुआ। ये नॉर्दर्न इंडिया का जो डांस है, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया में ये आता है। द लीजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वेर इनेक्टेड इन फोक plays called Ras Leela, which combined folk dance with the basic gestures of the Kathak storytellers. Mughal emperors and their nobles. Under the Mughal emperors and their nobles, Kathak was performed in the court, where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive styles. Under the patronage of Wajid Ali Shah and the last Nawab of Awadh, it grew into a मेजर आर्ट फॉर्म। ठीक है, डांस स्टाइल भी है बहुत सारे इसके, जैसे एग्जीक्यूटिव थ्रू मूवमेंट। ठीक है, स्ट्रेट लीजेड बाय डांसर वियरिंग एंकल बेल्स, तत्कार। ठीक है,
बिरजू महाराज और सीताबाई देवी जो है सम प्रोमिनेंट डांसर जो है। कथक इज ओनली फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस वेडेड टू हिंदुस्तानी और नॉर्थ इंडिया म्यूजिक। ये जो स्टाइल है आप इस फोटो को देख के समझ सकते हैं कि इस तरह से घुंघरू पहना जाता है, इस तरह से ड्रेसअप किया जाता है, ये आई का इस तरह से एक्सप्रेशन किया जाता है और ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अदर कुछ क्लासिकल डांसेस अगर इंडिया के देखें तो है कथक के अलावा जो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कथकली केरला का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा का है, सारथी फ्रॉम आसाम, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर और मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला। भक्ति मूवमेंट के बारे में भी अगर मैं बताऊं, ये नॉट ठीक है, भक्ति मूवमेंट से ही डेवलप हुआ था कथक का। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट जो है तमिलनाडु में बिटवीन द 7th and 9th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। एक इमोशनल पोएम ऑफ द नारायण्स एंड अलवार्स ये रिफ्लेक्ट करता है, जो कि डिवोट जो नायनर्स है ये डिवोट करता है शिवा को, और अलवार्स जो है ये विष्णु को डिवोटेड है। ठीक है, ये जो दे वे रोट ए लोकल लैंग्वेज तमिल एंड तेलुगु में लिखा गया था इसे। और इन द कोर्स ऑफ द टाइम द आइडियाज ऑफ द साउथ मूव्ड अप टू द नॉर्थ। इन साउथ से स्टार्ट हुआ था लेकिन नॉर्थ तक ये स्लोली मूव हुआ और स्लोली प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, ए मोर इफेक्टिव मेथड्स ऑफ स्प्रेडिंग द भक्ति आइडियोलॉजी वाज यूजिंग द लोकल लैंग्वेज से इसे मतलब कि एक आइडियोलॉजी को फैलाया जाता है। द भक्ति सेंस कंपोज्ड देयर वर्सेस इन लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आई होप ये जो टॉपिक है, ये जो न्यूज़ है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आज का वीडियो पसंद आता है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। तो आप मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।